हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 12। इससे पहले के सारे चैप्टर्स में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स मैप स्किल करवा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों वीडियो को जरा लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और कमेंट करिएगा अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की या किसी चैप्टर की एक्सप्लेन वीडियो या क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर में, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, तो उस समय लोगों का जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ किस तरह से था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो सोसाइटी जो थी वो काफ़ी एडवांस थी। अब क्या है, जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके आगे अब क्या आया, पहले अर्ली वैदिक था, फिर लेटर वैदिक आया। तो अब लेटर वैदिक के बाद अब जनपद आया। जनपद यानी जिसे किंगडम्स कहा जाता है। अब टाउन और सिटीज़ भी देखने को मिले। अब पहले टाउन और सिटीज़ नहीं होते थे, अब टाउन और सिटीज़ भी होने लगे थे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जनपद और महाजनपद के बारे में, किस तरह से ये इंडिया में 600 BCE के अराउंड ये एग्जिस्ट हुआ, यानी कि बना था। तो इस के बारे में, जनपद और महाजनपद जो है, इनके बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है कहाँ, बौद्धिज्म और जैनिज्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी रिटन थिंग्स हैं, उनसे मिलती है। और जो हमारा ट्रेडिशनल लिटरेचर पुराण है उससे मिलती है। ये हमारे जो इंफॉर्मेशन का जो है वो मेन सोर्स है जनपद और महाजनपद के बारे में। तो जनपद किसे कहा जाता है, तो जनपद एक ऐसे किसी भी एक एरिया में जहाँ पर एक ट्राइब यानी कि जैसे कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो सेम ट्राइब के हैं, यानी कि सेम कास्ट के हो, वो ऐसे जिन्हें जन भी कहा जाता है, वो वहाँ पर इनहेबिटेड हो जाए यानी कि बस जाए, तो उस एरिया को जनपद कहा जाता है। तो लिटरली इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो जनपद जो कि दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जन और पद। इसमें जन का मतलब होता है जनता और पद का मतलब होता है पैर। तो जनता ने जिस एरिया पे अपने कदम रखे, यानी कि जहाँ पर वो रह के बस गए, रहने लगे, तो उस एरिया को जनपद कहा गया। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जनपद उस समय के थे: गांधार जो कि अब अफगानिस्तान में हैं, कुरु, पांचाल और विदेह जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है जनपद उस समय के थे। शुरुआत में जो लोग थे वो सेम ट्राइब के एक ही जनपद में रहा करते थे, लेकिन जैसे कि अब देखिए कई सारे जनपद थे इस तरह से, तो इस सब जितने भी लोग थे एक जनपद के अंदर रहते थे, 100, 200, 300 जो भी, वो सभी क्या थे, सेम ट्राइब के थे, सेम कास्ट के होते थे। लेकिन जब ये अपने जो जनपद का जो एरिया है उसका विस्तार करने लगे, उसका एक्सपेंशन करने लगे, तो इन्होंने क्या किया, दूसरे जनपद पर अटैक किया, उसके साथ युद्ध किया और उसको अपने में मिला लिया। तो इससे क्या हुआ, दो तरह के ट्राइब्स मिल गए। तो इस तरह से इन्होंने इस पर अपना अधिकार किया। बट विद द एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज थ्रू कॉन्क्विस्ट दे केम टू बी नोन एज महाजनपद। अब जब इन्होंने कॉन्क्विस्ट यानी कि युद्ध के द्वारा अपने टेरिटरी का विस्तार किया, तो जब क्या हो गया, 2 जनपद मिला, फिर 3 जनपद मिला, इस तरह से मिलकर ये सारे क्या बन गए, महाजनपद बन गए। तो इस तरह के कुछ जो इम्पॉर्टेंट और जो स्ट्रॉन्ग महाजनपद थे उस समय के, वो थे मगध, वत्स, अवंती, कौशल, मत्स्य, अंग, काशी। ये सब कुछ उस समय के स्ट्रॉन्ग महाजनपद थे। इनमें से जो मगध था ना, वो सबसे यानी कि मोस्ट पावरफुल महाजनपद, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल जनपद बन करके सामने आया। किस तरह से, तो उसने कुछ इसके लिए टेक्निक्स अपनाई। उसने क्या क्या किया कि फर्स्ट तो उसने किया कि कनकर द टेरिटरीज ऑफ अदर महाजनपद, यानी दूसरे महाजनपद जो थे उनकी टेरिटरीज को युद्ध के द्वारा जीत लिया। और दूसरा था मैट्रिमोनियल अलायंसेस, यानी कि शादी के द्वारा, यानी कि कोई 2 महाजनपद हैं, तो अगर यहाँ का जो राजकुमार है राजा, वो दूसरे जो राज्य है, दूसरा महाजनपद है, उसकी वहाँ की राजकुमारी से शादी कर लेता है, तो ये एक तरह से इस धीरे धीरे आगे चल करके ये इसी के अंडर आया था। तो इस तरह से इसने अपने जो एरिया है उसका एक्सपेंशन किया मैट्रिमोनियल के द्वारा और कनकट यानी कि वार वगैरह के द्वारा। ऑल दीज महाजनपद लेटर बिकेम पार्ट्स ऑफ मगध एम्पायर। और जितने भी ये महाजनपद थे ना, उस समय टोटल 16 महाजनपद थे इंडिया में, और ये सारे के सारे एक धीरे धीरे करके बाद में मगध एम्पायर के अंडर आ गए, क्योंकि मगध ही सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल महाजनपद था। There were a few kingdoms where the rulers were chosen by the people
ऑफ द किंगडम्स। तो देखिए ये तो महाजनपद थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ किंगडम्स ऐसे थे जहाँ पर अभी भी जो रूलर्स थे उसे लोग चुना करते थे। जैसा कि हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि उस समय राजा कोई हेरिडेटिव नहीं होता था, बल्कि लोगों के द्वारा चुना जाता था, जिस तरह से अभी हमारे देश इंडिया में होता है। रिपब्लिक है हमारा कंट्री, और जहाँ पर हर 5 साल में हम अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको चेंज करते हैं, मुख्यमंत्री हैं उसको चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो प्रधानमंत्री बन गया प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा ही फिर बनेगा और फिर उसका बेटा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से वहाँ का कुछ रूरल एरिया जो थे अभी भी इस तरह का वहाँ पर होता था। और ये किंगडम्स, इन किंगडम्स को गणसंघ के नाम से जाना जाता था। जो रूलर था वो हेरिडेटरी नहीं होता था। जो ऑफिस का रूलर था यानी कि शासक होता था वो हेरिडेटरी यानी वंशानुगत नहीं होता था। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट गणसंघ थे वो थे वैशाली का लिच्छवी, कपिलवस्तु का शाक्य, मिथिला का ब्रजेश और पावा का मल्लास, ये सब थे। और हर एक रिपब्लिक की अपनी एक असेंबली होती थी और वे लॉ बनाते थे, और उसका जो हेड था उसे राजा या फिर किंग कहा जाता था। तो यहाँ पे डू यू नो में देखिए बताया जा रहा है कि जो महात्मा बुद्ध थे, यही जो रिपब्लिक था, ये गणसंघ, उन्हीं में से एक गणसंघ में उनका जन्म हुआ था। तो किस में हुआ था? ये जो शाक्य हमने पढ़ा ना, शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, यानी कपिलवस्तु का जो शाक्य गणसंघ था उसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब आगे हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट रूलर्स जो थे मगध के, जब क्योंकि सारे के सारे जब महाजनपद जो है वो जब एक साथ इमर्ज हो गए धीरे धीरे आगे चल करके, तो मगध के अंदर इमर्ज हो गए थे। तो उसमें जो मगध के जो रूलर्स थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो था वो बिम्बिसार था, जो 542 से 492 BCE तक उसने रूल किया था। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और फार साइटेड रूलर था। फार साइटेड यानी दूरदर्शी, बहुत दूर का आगे का सोच समझ के कि प्लानिंग करके ये शासन करता था। नॉट ओनली डिड ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, इसने केवल अपने एम्पायर को बढ़ाया ही नहीं बल्कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी किया, यानी कि बहुत अच्छे से, बहुत कुशलता से इसने अपना प्रशासन व्यवस्था जो है वो संभाला हुआ था। ही नेवर टॉलरेटेड एनी इनसफिशिएंट ऑफिशियल्स, यानी कि इसने कभी भी जो इनसफिशिएंट यानी कि जो कोई भी काम में लापरवाही करता था वैसे ऑफिशियल्स को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। ही कंसल्टेड द विलेज हेडमैन ग्रामीणी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द विलेजेस, उसने विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए विलेज का जो हेडमैन था ग्रामीणी, उनसे कंसल्ट किया, उनसे सलाह लेता था। बिम्बिसार्स कैपिटल वाज राजगीरा, इसकी जो कैपिटल थी वो राजगीरा थी, पटना के नज़दीक, और जो पटना है वो कहाँ, बिहार में है। नेक्स्ट हुआ अजातशत्रु, तो इसका जो टाइम पीरियड था 492, देखिए 492 में एंड हुआ इसका शासन, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु 492 से 460 BCE तक इसने शासन किया। द सेकेंड मगध किंग इस्टेब्लिश हिज कैपिटल पाटलिपुत्र, तो इससे पहले जो ये फर्स्ट था किंग बिम्बिसार, इसकी जो कैपिटल थी वो राजगीरा थी। और जो सेकंड हुआ उसने अजातशत्रु, इसने अपनी कैपिटल को वहाँ से चेंज करके पाटलिपुत्र ले गया। इन विलेज पटाली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, ये पाटलिपुत्र कहाँ था? पटाली गांव में गंगा नदी के किनारे था। ये अनेक्स्ट कौशल, इसने देखिए अनेक्स्ट यानी कि उस पर कब्जा कर लिया, कहाँ कहाँ, कौशल, काशी, वैशाली, इन सब पर कब्जा कर लिया और अपने एम्पायर का एक्सटेंड किया, यानी इसका विस्तार किया। ही बिल्ड ए फोर्ट्रेस टू कीप वॉच ओवर लिच्छवी रूलर टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा, तो इसने देखिए एक क्या बनाया था, फोर्ट्रेस यानी कि एक किला बनवाया था जहाँ से वो लिच्छवी जो रूलर्स थे उनके ऊपर नज़र रखने के लिए, और ये कहाँ पे थे, जो गंगा रिवर है उसके नॉर्थ में था। अजातशत्रु वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो अजातशत्रु था वो बहुत बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। अब इसके बाद जो अजातशत्रु है, इसके बाद जो रूलर आता है वो है दर्शक, जो 460 से 444 BCE तक था। अकॉर्डिंग टू पुराण ही बिकेम द किंग ऑफ मगध आफ्टर द डेथ ऑफ अजातशत्रु, यानी पुराण के अकॉर्डिंग, पुराणों के अनुसार जो दर्शक है ये अजातशत्रु की मृत्यु के बाद ये मगध का राजा बना। टू इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज शिशुनाग्स एंड नंस रूल्ड द मगध आफ्टरवर्ड, तो ये जो दर्शक था इसके बाद दो अलग अलग जो डायनेस्टी हैं वो आई थी, शिशुनाग और नंदवंश। देखिए ये एक डायनेस्टी था, बिम्बिसार, अजातशत्रु, दर्शक, यानी कि जो उसके हेरिडेटरी थे, यानी राजा, उसका बेटा, तो इस तरह जो चलता जाता है 5-6 राजा या 10 राजा, जितने भी राजा हुए उस वंश के, तो वो एक डायनेस्टी हुआ। उसके बाद अगर कोई दूसरे वंश का राजा बनता है तो दूसरा डायनेस्टी होता है। तो जब इसके डायनेस्टी का अंत हो जाता है तो उसके बाद दो और डायनेस्टीज आती है, शिशुनाग डायनेस्टी आती है, फिर उसका अंत होता है, उसमें भी कई सारे राजा बनते हैं। उसके बाद फिर एक नंद डायनेस्टी आती है जो ये एक के बाद एक करके मगध पर रूल करते हैं। मगध ने
जो नंद के अंडर, जब नंद जो है वो शासन चला रहे थे, तो उसमें जो मगध था उसकी काफ़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन उसने प्राप्त कर ली थी, यानी कि बहुत ही गौरवपूर्ण जो पोजीशन थी उसने प्राप्त कर ली थी। ही एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ मगध फर्दर, उसने जो मगध को है और ज़्यादा विस्तार किया, मगध का टेरिटरीज था उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया और ज़्यादा बड़ा एरिया तक उसने कब्जा किया। द लास्ट किंग ऑफ नंद डायनेस्टी वाज घनानंद, इस डायनेस्टी का जो लास्ट किंग था नंद डायनेस्टी का वो घनानंद था। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि घनानंद ने कौटिल्य का बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था, जो कि गुरु थे, तो उन्होंने उससे बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिल करके इसके नंद डायनेस्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर मौर्य डायनेस्टी का स्थापना की थी। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी इतनी जान लीजिए। ही रूल्ड फ्रॉम 345 BC टू 322 BC तक, तो ये जो घनानंद था इसने 345 BC से लेकर 322 BC तक शासन किया था। अब इस समय मगध में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? जो किंग था वह स्टेट का सुप्रीम हेड होता था, यानी राज्य का पूरा हेड जो होता था वह राजा था, और वह बहुत ही स्ट्रांग होता था और वे सभी जितनी भी पावर थी उसका बहुत इंजॉय करता था, यानी कि सारी पावर्स का इंजॉय वो अकेले ही करता था। ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ आर्मी एंड लीड द वार्स, वह आर्मी का भी हेड वही होता था और वही युद्ध जितने भी वार्स वगैरह होते थे उसका लीडरशिप करता था। ही वॉज रिगार्डेड एज गॉड अमंग हिज पीपल, वह अपने लोगों के बीच यानी प्रजा के बीच भगवान के रूप में जाना जाता था। उसके बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे जो उसे उसके जो ड्यूटीज़ होती थी, उसके जो काम होते थे उसमें उसकी हेल्प करने के लिए, और ये ऑफिशियल्स को महामात्र कहा जाता था। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स, ये जो है मिनिस्टर ये कई तरह के कार्य जो है सो परफॉर्म करते थे, जैसे कि मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री वगैरह होते थे ये सब। द अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर, जो अन्य इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे वो कौन कौन थे? जैसे थे सेनानायक जो कि आर्मी का चीफ होता था, संग्रहित्री यानी कि ट्रेजर यानी कि ये खजाने का होता था, संग्रहित्री हिसाब किताब उसका रखता था कि कितना जो है सो टैक्स वगैरह राजा को आया, कितना खर्चा हुआ, इन सब का एक काम करता था। पुरोहित यानी कि प्रीस्ट, ये धार्मिक कार्यों का काम करता था। ग्रामीणी जो कि विलेज का हेड होता था, और ये आयुक्त परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन एट द स्टेट लेवल, तो इसी तरह से जो स्टेट लेवल पे थे वो उसका काम आयुक्त जो था वो परफॉर्म करता था, यानी कि जिस तरह स्टेट का हेड कौन हो गया? किंग हो गया, राजा हो गया, और उस लेवल पर जो है जैसे कि अभी देखिए हमारे इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश का जो शासन चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर हर स्टेट में जाना उनके लिए पॉसिबल है? कंट्रोल करना नहीं है, तो हर स्टेट में उनके काम को करने के लिए कौन है? चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उसी तरह से ये आयुक्त भी हुआ करते थे। तो ये जो ऑफिशियल्स थे इनका सिलेक्शन जो होता था वो एक काउंसिल थी, रिपब्लिक काउंसिल, इनके द्वारा होता था इन ऑफिशियल्स का सिलेक्शन। द मिनिस्टर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने में जो मिनिस्टर्स थे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था। द किंग हैड ए पावरफुल एंड डिसिप्लिन आर्मी, किंग के एक बहुत ही पावरफुल और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासित सेना थी, कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वार एलिफेंट एंड चैरियट्स, यानी कि उसमें क्या क्या होते थे? इन्फेंट्री पैदल सेना, कैवलरी यानी कि घोड़े वाली सेना, हाथी वाली सेना और रथ वाली, इस तरह की सभी सेना उसमें हुआ करते थे। सोशल कंडीशन क्या था उस समय? द सोसाइटी जो था वो वर्ण सिस्टम पे बेस्ड था, जैसा कि हमने अर्ली वैदिक और वैदिक सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था। वर्ण सिस्टम क्या कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जो कि सोसाइटी के क्या थे? फाउंडेशन थे, और इसी के बेस पर सारा जो सोसाइटी था वो बेस्ड था, यानी कि जो पूजा पाठ का काम किया करते थे, धार्मिक धर्म से रिलेटेड, वो ब्राह्मण थे। क्षत्रिय जो कि युद्ध वगैरह करते थे, लोगों की रक्षा करते थे दूसरे इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह के हार्म से। वैश्य का काम था बिजनेस करना और खेती एग्रीकल्चर करना, और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। क्षत्रिय वर कंसिडर्ड बेटर देन द ब्राह्मण, जो क्षत्रिय थे उन्हें ब्राह्मण से ज़्यादा बेटर माना जाता था। वैश्य वर कॉल्ड गृहपति, वैश्य को गृहपति कहा जाता था, जो कि एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग यानी पशुपालन और ट्रेड किया करते थे। द ड्यूटी ऑफ शूद्र वाज टू सर्व द अदर 3 क्लासेज ऑफ द पीपल, शूद्र की ड्यूटी क्या थी? कि वो बाकी की जो 3 क्लासेस थे उनकी सेवा करना। द वर्न्स वर बेस्ड ऑन बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क, जो वर्ण था वो बर्थ पे बेस्ड था, वर्क पे बेस नहीं था। वर्क पे बेस कब था? अर्ली वैदिक पीरियड में वर्क पे बेस था, लेकिन मिलिट्री वैदिक पीरियड से ये बर्थ पे बेस हो गया, यानी कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का रहेगा, उसको वही जो है व्यवसाय यानी कि वही जो काम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर ब्राह्मण में अगर उसने जन्म लिया है तो भले ही उसका इंटरेस्ट ना हो पूजा पाठ में, इन सब चीज़ों में, उसके अंदर
एक क्षत्रिय जैसी योग्यता हो, लेकिन फिर भी उसे ब्राह्मण में ही का ही जो काम है उसे फॉलो करना पड़ता था। द फैमिली वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। परिवार को सोसाइटी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट माना जाता था। द वुमेन ऑक्यूपाइड प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी। महिलाओं की जो समाज में है वो काफ़ी गौरवपूर्ण जो है वो स्थिति थी, मतलब बहुत ही अच्छी उनकी स्थिति थी। दे स्टडीड वेद्स, वे वेद्स पढ़ती थी और उनकी एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। देयर वर परहैप्स सम ट्राइब्स विच वर कंसिडर्ड अनटचेबल, कि उसमें भी जो है कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, यानी कि उनको छूना गलत माना जाता था, इनको नहीं छुआ जाता था। अब उस समय लोगों का रिलीजन क्या था, क्या धर्म मानते थे उन समय लोग, तो द रिजिडिटी ऑफ वर्ण सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल्स मेड द पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुज्म। क्योंकि देखिए जो वर्ण सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो गया था और इसके कारण और बहुत ही स्ट्रिक्ट रिचुअल्स थे, नियम्स थे। इस कारण से अब जो लोग थे वो ब्राह्मण और हिंदू धर्म से जो है वो काफ़ी ड्रिफ्ट अवे यानी कि दूर जा रहे थे। तो ऐसे में उनका वो जो है वो किस साइड जाने लगे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इस समय बौद्ध और जैन धर्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। दे डिस्कार्डेड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल्स, क्योंकि ये किसी भी तरह के जातिवाद और किसी भी धर्म के परंपराएं रीति रिवाज को क्या करते थे, डिस्कार्ड करते थे, उनको नहीं मानते थे। इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था उस समय के लोगों का, तो द यूज़ ऑफ आयरन ब्रॉट अ रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगध। क्योंकि देखिए उसमें आयरन का इन्वेंशन हो गया था, तो इससे जो मगध के लोग थे उनकी लाइफ में बहुत ही रेडिकल चेंज हुआ, बहुत ही तेज़ी से चेंज हुआ। कई सारे उन्होंने उससे वेपन्स बनाए, हथियार बनाए और कई सारे औजार ऐसे बनाए जिससे कि एग्रीकल्चर में हेल्प हुआ। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल और कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर। लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो पशुपालन और खेती करना ही था। द टिलर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड। टिलर यानी कि उसे कहा जाता था, जैसे उस समय ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, ज़मीन अभी भी उतनी ही है लेकिन लोग बहुत कम थे, तो जो भी ज़मीन पर जिसने खेती कर ली वो उस ज़मीन का मालिक समझा जाता था। द लैंड रेवेन्यू वॉज चार्ज फॉर। जो लैंड रेवेन्यू है वो चार्ज किया जाता था राजा के द्वारा। जो भी लोग किसान लोग जो भी उपजाते थे उसका वो रिवेन्यू लेता था, टैक्स के रूप में लेता था। 1/12, यानी कि जितना भी उसने धन उपजाया है, जितना भी उसने फसल उपजाया है उसका 1/12 से लेकर 1/6 पार्ट तक वो लेता था, जिसे कि भाग कहा जाता था और ये साल में एक बार लिया जाता था। देयर मेन क्रॉप्स वर वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन। उनकी जो मेन फसल हुआ करती थी वो क्या थी, गेहूँ, कॉटन, राइस और शुगर केन यानी कि गन्ना होता था। दे यूजुअली प्रोड्यूस्ड 3 क्रॉप्स इन ईयर। यूजुअली यानी कि ये जो है यूजुअली ये साल में 3 बार फसल जो है वो उपजाया करते थे। देयर वर मैनी अदर प्रोफेशंस लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पोइट्री एट्सेट्रा। ये जो एग्रीकल्चर था, कैटल रियरिंग था, इसके अलावा भी कई सारे प्रोफेशंस थे, जैसे ज्वेलरी बनाना, वीविंग बुनना, कपड़े वगैरह बुनना, कारपेंट्री करना, पोइट्री बनाना, ये सब भी प्रोफेशंस थे। द ट्रेड एंड क्राफ्ट वर आल्सो वेल डेवलप्ड। जो ट्रेड और क्राफ्ट था ये काफ़ी डेवलप था। पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस हैड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। यानी अलग अलग वोकेशन के, अलग अलग व्यवसाय के लोगों का अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसे कि गिल्ड कहा जाता था, और हर एक गिल्ड का हेड होता था और उसके हेड को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग। और जो ट्रेडर्स थे ना, व्यापारी थे, इन्हें भी राजा को टैक्स पे करना पड़ता था। देयर वॉज ए वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम, क्योंकि अब बार्टर सिस्टम ख़त्म हो चुका था, अब मनी आ गया था, पैसा रुपया आ गया था, तो बहुत ही अच्छा से मनी सिस्टम जो चल रहा था। इंट्रोड्यूस्ड ऑफ कॉइन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। क्योंकि कॉइन्स आ गया तो इसकी हेल्प से अब ट्रेड को काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा था। द कॉइन वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। जो कॉइन्स थे वो कॉपर और सिल्वर के बने होते थे और जिन्हें पंच मार्क के नाम से जाना जाता था। पंच मार्क मतलब कि उस पर पंच कर दिया जाता था, कॉइन्स को बना करके उस पर मतलब कि ऐसे मोहर ऐसा मार के उस पर डिज़ाइनिंग की जाती थी। देवर पंच्ड विद द सिंबल ऑफ सन, मून, ट्री एंड माउंटेन्स। यानी कि उस पर सन, मून, ट्री और माउंटेन्स के जो सिंबल्स थे उससे उस पर पंच कर दिया जाता था, उस पर निशान बना दिया जाता था। मगध हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। मगध का जो है एक्सटर्नल यानी कि बाहरी और इंटरनल और यानी कि अपने राज्य के अंदर का जो व्यापार था वो काफ़ी डेवलप था। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट टाउन्स। उस समय कुछ जो इम्पॉर्टेंट टाउन्स थे वो थे पुरानगर, और जो कुछ बड़े टाउन्स थे वो महानगर था उस समय के दौरान। और चंपा जो कि बिहार में, राजगृह बिहार में
श्रावस्ती जो है वो गोंड डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, कौशाम्बी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में, वाराणसी भी यूपी में, वैशाली बिहार में, मिथिला बिहार और नेपाल बॉर्डर पे, अयोध्या जो फैज़ाबाद यूपी में है, उज्जैन एमपी में, ये सब उस समय के जो है वो कुछ बड़े बड़े टाउन्स थे। सम ऑफ द फेमस पोर्ट्स, उस समय कुछ फेमस पोर्ट्स भी थे। पोर्ट्स यहाँ पर शिप आती है, समुद्र के किनारे वाला एरिया सी पोर्ट को कहता है। तो इसमें क्या कहता है, श्रीलंका में का तमरा प्रभु था, और शुप्रिक जो सुपारा में था, और भृगु कक्ष ब्रोच में, और पत्तल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे। लास्ट टॉपिक हमारा है मगध सक्सेसफुल एम्पायर, कि मगध एक सक्सेसफुल एम्पायर कैसे बना। देयर वर नंबर ऑफ रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ मगध, मगध के सक्सेस के कई सारे कारण हैं। मगध जो कि प्रेजेंट डे में बिहार है, उसी एरिया को मगध कहा जाता था। तो इसके जो सक्सेस होने का कई सारा कारण है, कई सारे कारण से ये इतना बड़ा एम्पायर बन पाया था। जैसे कि एडवांटेजेस, जोग्राफिकल पोजीशन एज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि जो मगध था, ये इसकी जो जोग्राफिकल पोजीशन थी वो गंगा नदी के किनारे थी, जहाँ से इसमें कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी गंगा नदी की सहायक नदियाँ, जैसे कि मेन रिवर आ रही गंगा, और इधर से कई सारी नदियाँ जैसे आके इसमें मिलती हैं। तो क्या होता है, इसमें जो वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे उस पर नाव वगैरह से भी ट्रेड वगैरह किया जा सकता था। तो इससे बहुत ही सस्ता पड़ता था ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है, जिससे इसका ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। एग्रीकल्चर वाज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव, जो एग्रीकल्चर था वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होता था, क्योंकि लोहे के अब हथियार आ गए थे, कुल्हाड़ी आ गए थे, तो जंगलों को साफ़ किया जाता था बड़े पैमाने पर, और खेत वगैरह उसके लिए तैयार किए जाते थे, और प्रोडक्टिव थे, यानी कि फसल बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। गंगा नदी के किनारे था, तो गंगा नदी के किनारे जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। बिसाइड्स आयरन माइंस वर इन एबंडेंस ऑफ फॉर टूल एंड वेपन्स, क्योंकि जो यहाँ इसके अलावा जो आयरन माइंस थे ना, लोहे की खानें जो थी, उसमें काफ़ी मात्रा में जो लोहित मिल जाते थे, इसके कारण से जो टूल्स और वेपन्स थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाने लगे। एलिफेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिलिट्री वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द एम्पायर। देखिए, जो एलिफेंट था किसी भी मिलिट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो यहाँ के जो जंगल थे ना इस मगध के आसपास के, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिफेंट पाए जाते थे, जिससे इसको बेनिफिट मिला। इट हैड 2 कैपिटल्स, इसके 2 राजधानियाँ थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। हेडेड बाय एफिशिएंट एंड फायर साइटेड रूलर, जिसका हेड कौन होता था, मतलब कि एक एफिशिएंट यानी कि अच्छा, और फार साइटेड यानी कि दूरदर्शी, जो आगे का सोच के चले, वैसे शासक जैसे कि बिंबिसार अजातशत्रु। एन एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मनी सिस्टम। तो क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ थी कि एफिशिएंट मिलिट्री था, यानी कि काफ़ी अच्छा यहाँ का मिलिट्री था, काफ़ी अच्छा उसमें सेनाओं की संख्या थी, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था। एफिशिएंट मनी सिस्टम था, हार्मोनियस सोशल स्ट्रक्चर था, यानी लोगों के बीच किसी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, बहुत कम होते थे, लोग मिलजुल करके रहते थे। और वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिज एंड रोड्स थे, रोड और ब्रिज भी बहुत अच्छे से बने हुए थे। मेड मगध फर्स्ट अमॉन्ग्स द 16 महाजनपद ऑफ दैट पीरियड। तो इन्हीं सब क्वालिटीज़ ने मगध को, जो टोटल 16 महाजनपद थे, उनमें क्या बना दिया, फर्स्ट बना दिया, और उन सबको इसने एक्वायर कर लिया, और ये मगध क्या बन गया, एक एम्पायर बन गया। ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। जल्दी मैं से क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।